वेलकम। हम देख रहे थे क्ले मिनरल्स। तो क्ले मिनरल में मैंने बताया था कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो कौन कौन से हैं? सिलिका यूनिट और सिलिका शीट। इस पर नेट चार्ज +1 होता था, पॉजिटिव होता था, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता था एज फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम, और बीच में SI लिख देते थे। ठीक है, इसमें बीच में सिलिका रहता था जिसपे चार्ज होता था +3, और बेस में 3 ऑक्सीजन एटम और ऊपर 1 ऑक्सीजन एटम जो होता था। और ये जो बेस प्लेन में जो 3 ऑक्सीजन एटम है वो और एक सिलिका यूनिट से 1 सिलिका यूनिट से शेयर्ड होते थे। इसलिए इस पर चार्ज था अगर -2, तो शेयरिंग के बाद चार्ज हो जाता था -2/2 इक्वल टू नेट चार्ज -1 आती थी, लेकिन टॉप वाली शेयर्ड नहीं थी। तो ये थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब सेकेंड देखा था ऑक्टाहेड्रल यूनिट, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ऑक्टाहेड्रल यूनिट, इसमें 6OH- आयन इनक्लोज करता था आइदर Al+3 और Mg+2 और Fe+2 और Fe+3। और हमने ये भी देखा था कि अगर एल्यूमिनियम बीच में होता था हम उसे कहते थे गिब्साइट, मैग्नीशियम होता था तो ब्रूसाइट, और आयरन होता था तो फेराइट। ये Al, ये Mg, ये Fe के लिए। ठीक है, 6 हाइड्रोक्साइल आयन होते थे, और ये हर एक इंडिविजुअल शेयर्ड बाय 2, इसमें शेयर्ड बाय 1, शेयर्ड बाय 2, ईच शेयर्ड बाय 2, इसमें 3 शेयर्ड बाय 1। ओके, और ये 3 क्या है? ऑफ बेस। ये हमने देखा था, और ये भी देखा था कि जो क्ले मिनरल 3 टाइप के थे वो थे केलोनाइट, मोंटमरिलोनाइट और इलाइट, और उसका जो रेशियो है इसी का डिफरेंट प्रोपोर्शन पर हमको क्ले मिनरल बन जाता है। तो सबसे पहला हम क्ले मिनरल स्टडी करते हैं अब डिटेल में, केलोनाइट। केलोनाइट जब फॉर्म होगा तब उसका रेशियो होगा 1:1, मतलब 1 सिलिका यूनिट एंड 1 ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब 1 सिलिका यूनिट और 1 ऑक्टाहेड्रल यूनिट, आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे? देखिए, ये मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल यूनिट है और ये है सिलिका यूनिट। इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये गिब्साइट मान लीजिए, गिब्साइट यूनिट है, ये SI। तो केलोनाइट का जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो हाइट है एक यूनिट का, ये टोटल 1 यूनिट बोलेंगे केलोनाइट मिनरल का, इसका हाइट लगभग होता है 7 एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स कितना? 10⁻⁻10 मीटर। ओके, ये सब याद रखना, क्योंकि आपको ये पता नहीं होगा तो आप बता नहीं पाओगे।
तो लगभग 7 एंगस्ट्रॉम की हाइट होती है। ये देखिए कुछ खुली किताब जैसा लग रही है क्या? मतलब आप किताब को खोले हुए हैं। सो इसे कहते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन बुक टाइप। स्ट्रक्चर, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट थिकनेस 7 एंगस्ट्रॉम। अब क्या कि इसके नीचे भी इसी तरह का यूनिट होगा एक, ठीक है, और दो इंडिविजुअल यूनिट के बीच में जो बॉन्डिंग है इसमें, अब देखिए जो डिफरेंस पैदा करती है वो ये चीज है। ओके, ये जो बॉन्डिंग है इट इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ा था कभी बचपन में कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। हाइड्रोजन तो वही वही हाइड्रोजन यहां भी है, तो ये मजबूत होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये था फिर वही गिब्साइट, ये सिलिका। अब देखिए ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसी कारण से अगर किसी क्ले में कैलोनाइट मिनरल है तो उसमें प्लास्टिसिटी वैल्यू नहीं होती है। क्यों? इसमें डिफॉर्मेशन लेस, ये ब्रेक नहीं करेगी, वो सॉइल टूटेगी नहीं, कंप्रेसिबल लो होगी, ठीक है, यही रीजन था। तो एक किसी एक मिट्टी का नाम बताइए जिसमें कैलोनाइट मिनरल पाया जाता हो। आपने चाइना देश का नाम सुना है? सुना ही होगा, बहुत फेमस है, इंडिया से भी लड़ाई भी चल रही है चाइना की। अभी देखिए वो, हाँ, किस चीज को लेकर लड़ाई चल रही है? वन बेल्ट रोड पॉलिसी, ठीक है, जो पाकिस्तान से लेके, पाकिस्तान का जो गोदार है उस एरिया से लेके वो चाइना का जो वेस्ट पार्ट है वहां तक रोड बनाना है उनको, चाइना को। चलिए वो पार्ट अभी यहां डिस्कस नहीं करेंगे, हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जीके नहीं। चलिए, हाँ, हालांकि ये देखिए ये चाइना से ही रिलेटेड है। आपने देखा होगा पुतला, छोटा छोटा पुतले बनाए जाते हैं एक तरह के मिट्टी से, या फिर कप वगैरह जो मिट्टी का बनता है उसे बोलते हैं ना चाइना मट्टी, ठीक है। तो उसका नाम है क्या, इंजीनियरिंग नाम है चाइना क्ले। चाइना क्ले, वो मट्टी देखिए चाइना क्ले, आप कप को दबा रहे हो वो दबता नहीं है, वो टूट जाता है, दबता नहीं है, क्योंकि उसमें जो मिनरल है वो भी क्ले है, लेकिन उसमें जो मिनरल है वो बहुत सख्त है, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कम है, इसलिए नहीं दबता है। तो चाइना क्ले एक अच्छा एग्जांपल है, याद रखिए, बहुत आसान है। चाइना क्ले, केलोनाइट मिनरल मिलता है चाइना क्ले के अंदर। अब सेकेंड टाइप ऑफ मिनरल जो है जो इंडिया में मिलता है, ये इंडिया वाला है, मॉन्ट मरिलोनाइट। ऐसा नहीं है कि चाइना क्ले इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है, नाम है उसका चाइना क्ले, चाइना वालों ने डिस्कवर किया होगा कभी, मॉन्ट मरिलोनाइट। ये हमको पढ़ना है डिटेल में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रेशियो है वो है 2:1, मतलब कि 2 क्या हो गया सिलिका, 1 क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब ये बनाती कैसी है देखिए, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर तो ये भी होगी, लेकिन 2 सिलिका है, ध्यान से देखिए 2 सिलिका है, यहाँ पे बीच में गिब्साइट होगा, फिर सिलिका होगा, और ये जो टोटल हाइट होगा वो होगा 10 एंगस्ट्रॉम, मतलब पहले वाले से बड़ा। ये भी खुली किताब जैसा है। तो ये सिलिका, 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 ये गिब्साइट यूनिट। और
इसी तरह के बहुत सारे यूनिट मिलके ये मिनरल को फॉर्म करते हैं। तो देखिए उसे बनाता हूं। ये हो गया, फिर आ जाएगी आपको सिलिका आ जाएगी, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे अधिक क्या है, नदी है, नदी गंगा, देखिए गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सब है। तो पानी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो मॉन्ट मरिलोनाइट मिनरल है ना, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो वाटर बॉन्ड होता है पानी के कारण, और पानी के कारण जो बॉन्ड होता है वो सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। ये बहुत कमजोर है, सबसे कमजोर, वीक वाटर बॉन्ड। कैलोनाइट में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था जो कि सबसे मजबूत था, और ये सबसे कमजोर वाला है, वीक वाटर बॉन्ड। अब इसी के कारण ये वाला जो मॉन्ट मरिलोनाइट जो मिनरल है, एक्टिविटी ज्यादा था, मतलब वॉल्यूम श्रिंकेज स्वेलिंग ज्यादा था सॉइल का, सेंसिटिविटी ज्यादा था, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा था, क्ले में यही पाया जाता है, तो ये बेकार है। इसका कोई कोई उपयोग नहीं है इंजीनियरिंग में। सेंसिटिविटी ज्यादा था, सब बुरे चीज इसमें ज्यादा है, ठीक है, इसका कोई उपयोग नहीं। तो ये है वीक वाटर बॉन्ड। तो अगर मॉन्ट मरिलोनाइट क्ले, जैसे अगर मॉन्ट मरिलोनाइट मिनरल किसी क्ले में होगा, एग्जांपल क्या है, अलुवियल सॉइल, अलुवियल मैंने बताया था पहले, बेंटोनाइट, अलुवियल, ब्लैक कॉटन, ये सब अलुवियल, ब्लैक कॉटन, बेंटोनाइट, ये सब बेंटोनाइट, ठीक है। अब देखिए, तो ये सब का लिक्विड लिमिट ज्यादा था ना, देखिए लिक्विड लिमिट ज्यादा होने का कारण भी देखिए, ये बीच में भी बॉन्डिंग भी पानी से हो रहा है, लिक्विड लिमिट इनका ज्यादा होता था। और ये देखिए ये बॉन्ड, अब बरसात हुई इसमें पानी और ज्यादा भर गया, अब सनलाइट के अंडर में वो सिकुड़ जाता था, मतलब वॉल्यूम श्रिंकेज ज्यादा होता था। क्या ज्यादा होता था, वीएसजी ज्यादा। सो इस तरह का मिट्टी हाईली सेंसिटिव, हाईली एक्टिव, हाईली कंप्रेसिबल, सो कोई काम का नहीं। और बॉन्डिंग क्या, क्यों, क्योंकि वाटर बॉन्ड से वो यूनिट अटैच्ड होती थी। अब नेक्स्ट जो हमारा मिनरल है वो कौन सा मिनरल है, इलाइट। अभी आप समझ सकते हो कि हमने सबसे पहले देख लिया सबसे मजबूत कौन है, केलोनाइट, और सबसे कमजोर कौन है, मॉन्ट मरिलोनाइट। तो इलाइट अगर है तो ये बीच का होगा, बीच वाला। अब ये क्या है, इसका भी 2:1 है, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूं, ये कभी नहीं पूछता एग्जाम वगैरह में, फिर भी आपका अपना अंदरूनी ज्ञान के लिए जान लीजिए क्या है। ये देखिए, सेम सेम मॉन्ट मरिलोनाइट जैसा ही 10 एंगस्ट्रॉम इसका भी हाइट होगा। तो डिफरेंस कहाँ आ जाएगी, अभी तक जितना भी स्ट्रेंथ वगैरह हम लोग देख रहे हैं उसमें डिफरेंस कहाँ आ रही है, किस चीज में, बॉन्डिंग में। पहले में हाइड्रोजन थी, दूसरे में वाटर थी, इसमें भी एक तरह का बॉन्ड होगा, लेकिन ये जो बॉन्डिंग होगा ना, ये कुछ अलग ही रंग दिखाती है। ये है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, सिलिका गिब्साइट सिलिका, सिलिका गिब्साइट सिलिका। तो ये है आयोनिक बॉन्ड, और आयोनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है इंटरमीडिएट बिटवीन, पहले जो दो पढ़ा, क्या पढ़ा, हाइड्रोजन एंड वाटर बॉन्ड, ओके।
इसीलिए इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो दोनों बीच का होगा, मतलब केलोनाइट और इलाइट के बीच, केलोनाइट और मॉन्ट मरिलोनाइट के बीच का जो प्रॉपर्टी है वो अगर किसी क्ले में है तो कौन सा मिनरल होगा? इलाइट मिनरल होगा। आप ऐसा कह सकते हो गर्व से, ठीक है। हाइड्रोजन एंड वाटर बॉन्ड। वेल दिस इज ऑल, वी हैव एंडेड नाउ विथ आयोनिक बॉन्ड। चलिए कुछ और थोड़ा बता देता हूं। आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या हो गया? वो पहले में हाइड्रोजन थी, यहाँ पे दूसरे में वाटर थी, इसमें क्या हो सकता है? के प्लस हो सकता है, ठीक है, या फिर सी ए प्लस टू हो सकता है। लेकिन प्लस टू हो सकता है क्या? नहीं, बॉन्डिंग हो सकता है, कैल्शियम बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन जिससे बॉन्ड बनाया है वो भी प्लस टू होना चाहिए। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन वगैरह पे कि किस तरह का चार्ज है। ओके, तो ये थी आयोनिक बॉन्डिंग। इसका श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट है। हमने खत्म कर लिया क्ले मिनरल। अब और एक छोटी सी टॉपिक है, उसको यही डिस्कस कर लेते हैं। सॉइल वाटर। एक सॉइल में कितने तरह के पानी होते हैं? देखिए, पानी तो पानी है, लेकिन उसमें भी टाइप है जो हमको पता होना चाहिए, एक इंजीनियर को पता होना चाहिए जो सॉइल इंजीनियर है, कि सॉइल में कितने तरह के पानी होते हैं। चलिए बताता हूं। सॉइल वाटर, तो सबसे पहले आप क्या करो कि अपने कॉपी पर एक मट्टी बनाओ। मट्टी बनाओ, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। और एक पेड़ भी उगा दीजिए, क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहेगा मट्टी के ऊपर तो आप समझ नहीं पाओगे कि कितने तरह का ये है। ओके, देखिए ये हो गया पेड़। अब देखिए, बरसात हुई, बरसात हुई, पानी आई और ग्राउंड से पानी बिलो चले गई, ठीक है। उस तरह को, उस तरह का जो पानी है उसे हम कहेंगे ग्राउंड वाटर। होता है कहीं कहीं वाटर कंटेंट लेवल ऐसे दिखाते हैं, ग्राउंड वाटर। दूसरा होता है, और एक वाटर कौन सा था जो हमने पढ़ा था ओवन ड्राई के केस में, याद करो। इस उसको बचाने के लिए हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रहे थे ओवन का, 110 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते थे ताकि वो वाटर खत्म ना हो जाए। वो कौन सा पानी था? स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर हो गया, स्ट्रक्चरल वाटर हो गया। और एक चीज होती है कैपिलरी वाटर। ये क्या है इसके बाद बता दूंगा। कैपिलरी वाटर। और एक वाटर होती है जिसका नाम है, इस ग्राउंड वाटर को आप ग्रेविटी वाटर भी कह सकते हो, मतलब अपने वेट के कारण वो सॉइल में है। और एक वाटर होती है एड्जॉर्ब्ड, जो हम बार बार देख रहे थे प्लास्टिसिटी का, जब भी टर्म आता था एड्जॉर्ब वाटर पर डिपेंड करता था और उसका नेचर पर, वो पोलर है या बाइपोलर है, तो ये वही वाटर है, एड्जॉर्ब्ड वाटर। अब देखिए ये जो एड्जॉर्ब्ड वाटर है ना, ये भी दो तरह का होता है और ये इंपॉर्टेंट है। एक हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा है फिल्म वाटर। सिनेमा नहीं, मूवी नहीं, ये फिल्म अलग है। ये फिल्म मतलब परत, लेयर, फिल्म वाटर। ये मत सोचिएगा कि जो मूवीज में बरसात होती है वो वाला पानी, वो नहीं है। ये परत पर जो पानी जमा हुआ होता है।
अब परत किसका परत, ये परत किसके ऊपर बनता है ये देखेंगे। तो चलिए देखते हैं परत किसके ऊपर बना था। मान लो कि ये जो है सॉलिड का ग्रेन है जो कि स्फेरिकल है, तो स्ट्रक्चरल वाटर जो होगा ग्रेन के अंदर होगा। ओके, यहां पर जो पानी होगा ये स्ट्रक्चरल वाटर होगा। अब स्ट्रक्चरल वाटर के ग्रेन के जस्ट ऊपर सरफेस पर, ठीक है, एक एब्जॉर्ब्ड वाटर का जो लेयर होता है वो यहां आ जाती है, और उसमें भी सबसे पहले हाइग्रोस्कोपिक वाटर का लेयर आ जाता है। ओके, ये हाइग्रोस्कोपिक लेयर ऑफ वाटर क्यों आती है? इट इज द वाटर विच इज अट्रैक्टेड ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस, ओके, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, it is attracted due to physical forces, and this water is absorbed by the solid and it is over the surface of it। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब पानी तो सभी पीते हैं ना, कहने का मतलब यही है, ये भी पानी पी रहा है ये, लेकिन हम सिर्फ टेक्निकल टर्म में बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग के भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये कहेंगे कि ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड कुछ वाटर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। अब एब्जॉर्ब करना मतलब आकर्षण कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होना है। तो किसी तरह का अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है एक लेयर ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। ये जो लेयर आ गया, ये जो परत आ गया, इसे कह दोगे हाइग्रोस्कोपिक लेयर, ठीक है। ये बीच वाला, अंदर वाला स्ट्रक्चरल वाटर, ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब और एक पानी मैंने बताया फिल्म वाटर, ठीक है। अब फिल्म वाटर हाइग्रोस्कोपिक लेयर के ऊपर आ जाती है। ये कहां से आती है, कैसे आती है, क्यों आती है? देखो, वाटर वेपर सुने हो? हाँ, मतलब पानी जो वेपर बन जाता है, क्या मतलब है? डेली देखते होगे यार, कभी जाना किचन के अंदर और पानी उबाल देना, तो क्या नजर आएगा? कुछ भाप बन के ऊपर निकल गया। अब वो भाप कहां जाएगा, कहां जाएगा? ऐसा तो नहीं है कुछ कुछ पार्ट उसका चले जाएगा एटमॉस्फेयर में, जो बादल ले लेगा फिर तुमको दे देगा बरसात के रूप में। और कुछ क्या होंगे, टेम्परेचर तापमान कम होने के कारण जो भाप बन गए थे वो फिर से पानी बन जाएंगे। तो पानी बन गए, वेट बढ़ गया, तो वो गिरेंगे ना नीचे। तो वो नीचे गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? जमीन पे गिरेंगे। और जमीन पे कौन है? सॉइल है, ये दाना है, मट्टी है, तो इसके ऊपर चिपक जाएंगे, ठीक है। अब सॉइल के ऊपर चिपक गए, लेकिन सॉइल का जो ग्रेन है उसके ऊपर पहले से ही कौन सा वाटर जमा हुआ है? जो सॉइल ने खुद सोखा है, सॉलिड का ग्रेन ने खुद से सोखा है, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब इसके ऊपर भी एक लेयर जम गया, बैठने का कोशिश कर गया, वो कौन सा लेयर हो गया? फिल्म वाटर, परत बना देता है पानी का ड्यू टू कंडेंसेशन, ओके, ऑफ वेपर इन एटमॉस्फेयर। तो ये जो लेयर है, इस लेयर को कहेंगे फिल्म वाटर। अब समझ में आया ये फिल्म क्या है? दिस इज फिल्म वाटर। अब ये जो लेयर का थिकनेस हो गया, कहां से कहां तक? ये मोटाई, ये देखो मैं मोटाई दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये सॉलिड लेयर से लेके एक्सटर्नल सरफेस ऑफ फिल्म वाटर, इतना थिकनेस किसका हो गया? एड्सॉर्ब्ड। यही वाटर तो है एड्सॉर्ब्ड वाटर, और इसी का नेचर तो हमको बताना होता है, बाइपोलर या पोलर। तो ये है कहानी सॉलिड ग्रेन का।
अब समझ लीजिए, थ्योरी देख लीजिए, कुछ हल्का सा पॉइंट नोट कर लीजिए जो आपको काम आएगा। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड ग्रेन, है कि नहीं? सॉलिड ग्रेन एब्जॉर्ब कर रहा था फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को एटीएम लिखिए शॉर्ट फॉर्म में, फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सम। अब देखो ये लिखने का तरीका है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, एक बार समझ गए कॉन्सेप्ट कुछ भी लिख लो। मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे लिखो, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, समझना इंपॉर्टेंट है क्या? सो सॉलिड ग्रेन फ्रॉम एटीएम बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सम एट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई भी एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सम, लेकिन फिजिकल 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 मतलब जो आपको दिखे, जो आप महसूस कर पा रहे हो वैसा, ये नहीं कि कोई काल्पनिक चीज है, वास्तविक चीज है, फिजिकल अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो वो लेयर को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर लेयर। ये कितना होती है? ये सबसे ज्यादा होती है क्ले में, क्ले के लिए होती है लगभग 16 से 17%। ठीक है, अब देखिए ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर दो इंडिविजुअल सॉइल सॉलिड के बीच में आ जाता है। ठीक है, अगर ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर डेंसली पैक है, ठीक है, तो क्या होगा? विस्कोसिटी ज्यादा होगा। ओके, यहां से मैं ले रहा हूं, देखिए हाइग्रोस्कोपिक वाटर से रिफ्लेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स हाई विस्कोसिटी प्रॉपर्टी, हाई विस्कोसिटी, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, अभी देखेंगे बहुत सारा प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। हाई विस्कस नेचर, विस्कोसिटी पता है ना? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, विस्कोसिटी मतलब ये एक शियर स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अपने अभी हम जब स्टोक्स लॉ डिराइव किए थे वहां पे देखा था कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, वही विस्कस है। ठीक है, मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन, तो पानी के कारण अगर डेंस है, बहुत सख्त है, तो ये एक गाढ़ापन बना देता है सॉइल को, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि ये अगर ज्यादा गाढ़ा हो गया, ज्यादा डेंस हो गया, डेंसली पैक्ड है, परमिएबिलिटी कम हो जाती है, जो कि बुरी बात है, क्योंकि हमने देखा था अगर परमिएबिलिटी लो होता था तो आइदर वो ब्रोकन स्टेट होता था, ये कहां से बात कर रहा हूं मैं, सॉइल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, वहां देखा था ना कि हनीकम टूट गया, सॉइल में पानी जमा हो गया, परमेबिलिटी कम हो गया, तो कंप्रेसिबल भी ज्यादा हो रहा था, वही है हाई विस्कस। हाई विस्कस लिख लीजिए, हाई विस्कस नेचर टू सॉइल, मतलब पी कम हो जाता है, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज, हर एक चीज को देखेंगे, लेकिन अभी ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर पर ध्यान दीजिए। सॉरी, मेरा थोड़ा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वेल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अब देखिए फिल्म वाटर। अब लेकिन ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ना, इसका प्रॉपर्टी ये ज्यादा अच्छा होता है, किससे? नॉर्मल वाटर से, आप जो पानी पीते हो उससे ज्यादा अच्छा पानी है ये वाला, इसीलिए तो हम जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं यार। ठीक है, क्योंकि वो पानी अच्छा होता है। अब फिल्म वाटर जो है ये ड्यू टू, बताया मैंने, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर
ओके, उसके लिए जो जमा हो गया उसे फिल्म वाटर कहते हैं। बस इतना ही टाइप ऑफ वाटर था और कुछ नहीं। और ग्रेविटी वाटर के बारे में क्या कहना, वो तो ओरिजिनल ग्राउंड वाटर है। कैपिलरी वाटर क्या होता है वो हम कैपिलरिटी इफेक्ट पढ़ेंगे, वहां देख लेंगे। वेल फॉर नाउ, थैंक यू।